नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमोफिलिक एकेडमी में। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसकी बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है। तो इन सब को जानने से पहले हम ये पता करते हैं कि ये सॉल्यूशन टर्म आई कहाँ से। अब हम केमिस्ट्री के पास में जाते हैं, तो जब सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था हमें, तो हम किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते थे, मैटर। मतलब तब सॉल्यूशन या कोई भी टर्म्स डिफाइंड नहीं थी, तो एक जनरल टर्म यूज करते थे, मैटर। तो सबसे पहले हमने एक जनरल टर्म इंट्रोड्यूस की थी, वो थी मैटर। अब मैटर होता क्या है, ये तो आप सब लोग जानते ही है, जैसे कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। तो उसकी तरह जैसे चौक, डस्टर या कोई भी चीज़, ये बोर्ड में आप, हम सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैटर है। अब मैटर को उसकी फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है फिजिकल स्टेट और दूसरा केमिकल स्टेट। अब केमिकल स्टेट की बात करें तो इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो थे प्योर और इम्प्योर, जिसको हम मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब प्योर की बात करें तो प्योर की भी आगे दो सब कैटेगरीज है, वो है एलिमेंट्स, लाइक प्योर एलिमेंट्स, और सेकंड हो गए कंपाउंड्स। और जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं उनकी भी दो आगे सब कैटेगरीज है, वो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन मिक्सचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। जब फिजिकल स्टेट्स की बारी आती है तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहली स्टेट आई, वो थी सॉलिड स्टेट, सेकंड गैस, थर्ड लिक्विड। अब ये जो तीन स्टेट्स हैं, ये तो हमारी मोस्ट जनरल स्टेट्स है जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। और उसके बाद फोर्थ स्टेट जो है वो होती है हमारी प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दें तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें, जैसे आप एज्यूम कीजिए कि एक समुद्र है। समुद्र किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में हमारे न्यूक्लियस जो है वो तैर रहे हैं। लाइक एक न्यूक्लियस के साथ कोई बाउंड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, वो एक समुद्र के अंदर ऐसे फैले हुए हैं और उसमें न्यूक्लियस अलग अलग जगह पे तैर रहे हैं। तो वो एक प्लाज्मा स्टेट थी। अभी इन सब पे काम चल रहा है, प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। अभी इन स्टेट पे काम चल रहा है तो हम इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उसके अलावा हमारे तीन जो बेसिक स्टेट्स है वो है सॉलिड, गैस और लिक्विड। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर हम क्या देखते हैं कि सॉलिड्स और गैस तो आपने पढ़ रखे हैं, तो हम लिक्विड्स की बात करते हैं। तो जब हम लिक्विड्स के बारे में अगर जानना चाहें कि लिक्विड्स होते क्या हैं, तो लिक्विड्स को तो हम ऐसे बोल देंगे कि कोई भी फ्लूइड हो गया जिसके अंदर, जिसकी एक वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती, उसे हम लिक्विड बोल देते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करें कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसे जानने के लिए हम जाते हैं उसकी केमिस्ट्री के अंदर। अब किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे कि केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें क्या है। अब जैसे हम कहीं भी क्लास में जाते हैं, मतलब जैसे अब बच्चे को स्कूल में वो देने जाते हैं, एडमिशन दिलवाने जाते हैं, तो एडमिशन के टाइम उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता है बचपन में, तो उसे फर्स्ट टाइम हम क्या सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। तो जैसे एजुकेशन की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट हो गई ABCD, हो गई अल्फ़ाबेट्स हो गए, वैसे ही हमारी केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट क्या होती है, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए थे, एक मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए हम मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, अब इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।
अब मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, अब इसके अंदर मोल क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मोल क्या होता है। अब मोल को अगर हम लैटिन लैंग्वेज में समझे तो लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कोई भी मास या फिर पाइल। अब ये तो इसका लैटिन लैंग्वेज में मतलब हो गया, लेकिन अब केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो अगर हम कहना चाहें कि मोल क्या है, तो मोल क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो गया ये, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसे वेट के साथ कभी कंफ्यूज मत करना, जिसे हम किलोग्राम ग्राम्स में लेते हैं, ये वेट नहीं है। अमाउंट क्या है, किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम अमाउंट बात कर रहे हैं। तो अमाउंट की जो भी एसआई यूनिट है किसी भी चीज की, उसे हम कहते हैं मोल। ये 1961 में इसको कोई जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टैंडर्ड्स की, उसके अंदर इसको ऐसा यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। अब ये मोल हमारा क्या है, एक काउंटिंग यूनिट होती है। ये हमारी होती है एक काउंटिंग यूनिट। कितने भी मोल्स या एटम, मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, उन सबको काउंट करने के लिए हमारा मोल यूज होता है। ये हमारी एक काउंटिंग यूनिट है। अब लेट्स सपोज हमने इसको दे दिया कि 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हमने एक मोल का नाम दे दिया है। दिस नंबर इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, हमने लिया कोई एग्जाम्पल कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हमने लिया कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ O2 है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 1 मोल ऑफ O2। जब हमने O2 की बात करी तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात करी, जब एक सिंगल एटम की बात करें तो हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ले लिया कि 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ H+ ले लिए, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हो गया 1 मोल ऑफ H+। तो वैसे ही अगर हम कहें कि 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट जो भी होंगी, तो इतनी यूनिट जितनी भी होगी वो क्या होगी, हमारे 1 मोल के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसे हमने नाम दे दिया Na का, जिससे साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो के नाम से दिया गया। तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर या फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली, मैं ये साफ कर देती हूँ। अब अगर हम कहते हैं कि हमने 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इसके जस्ट डबल नंबर ऑफ एटम्स ले लिए, मतलब इसका जस्ट डबल नंबर कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है, कोई भी एटम्स है, कोई भी एंटिटीज है, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी है, तो अगर इतना हुआ तो हमारे कितने मोल्स हो जाएंगे, तो हमारे कितने हो जाते हैं, 2 मोल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या डेफिनेशन आती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए, कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज या एंटिटीज बोल दो, मतलब एटम्स, स्पीसीज या कुछ भी, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज Na। नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो अब हमने
सीख लिया था कि एवोगैड्रो नंबर क्या था, कि Na जो था हमारा एवोगैड्रो नंबर था जो था 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब ये आ गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब हम मोल की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती है वो क्या कहती है कि वन मोल ऑफ ए कंपाउंड contains as many entities as there are in 12 ग्राम of C12 आइसोटॉप। मैं लिख देती हूँ एक बार कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड contains as many एंटिटीज बोल दो या स्पीसीज बोल दो, एज देयर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब इसको हम समझें तो हम क्या समझते हैं कि जब हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके 12 ग्राम लिया, तो उस 12 ग्राम वेट को जब हमने उसमें एटम्स को काउंट किया, क्या किया, एटम्स को काउंट किया, तो उसके अंदर कितने एटम्स आए, 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि हमारे एवोगैड्रो नंबर के बराबर थे। तो जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एटम्स कैलकुलेट किए तो वो आए हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल्स। तो इसका मतलब ये हमारे किसके इक्वल हो गया, 1 मोल के इक्वल, क्योंकि हमने मोल को डिफाइन किया था ना कि मोल एक ऐसी यूनिट है जो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो फिर इसको हमने इस स्टैंडर्ड से मैच कर दिया, तो हमने ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दी कि एक मोल ऑफ कंपाउंड उतनी ही एंटिटीज या स्पीसीज या एटम्स काउंट करेगा जितनी की 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप के अंदर होती है। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। अब हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो हमने फॉर्मूला निकाल लिया था कि 6.022 10⁻23 को अगर हमने डबल कर दिया है तो मतलब ये हमारा था 1 मोल के इक्वल। अगर इसको हमने डबल कर दिया था तो हमारे कितने मोल्स हो गए थे, 2 मोल्स। तो अगर हमारे पास, अगर हम इससे हम कहना चाहें कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज या एंटिटीज। मतलब कभी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को तुम्हें नंबर में दे दे तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज और एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, जिसको हमने बोल दिया था Na। तो ये आ गया था हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। अब हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम कहें कि 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दे दिया हमें। ठीक है, हमें क्या दे दिया है, 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दे दिया। तो इसके अंदर हमें अगर निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज कितनी है हमारी, 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे 3 मोल्स। मतलब कि इतने जो हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे ओजोन के, उसके अंदर हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे 3 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल थे। ठीक है, अब हमने बात कर लिया है नंबर ऑफ मोल्स की। अब जो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है वो हम सिर्फ नंबर ऑफ स्पीसीज ये दी होती है इससे ही नहीं निकाल सकते, इसके और भी 2-3 तरीके होते हैं, जैसे मोलर मास के या उस सबसे, उन सबसे भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम उसको जान लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मोलर मास क्या है हमारा, कि हमारा मोलर मास होता क्या है। अब मोलर मास की बात करें तो ये आ गया मास। तो मास मतलब कि मोलर मतलब कि मोल का आ गया और ये आ गया मास। तो अब इसमें आया हमारा कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड का जो मास होगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इसका क्या होगा, जो मास होगा, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। बेसिकली से यही कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है। अब मोलर मास भी होता है हमारा 2 तरह का, एक होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, और एक हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। है दोनों ही मोलर मास, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इसके अंदर हम बात करते हैं अपने एटम्स की। एटम्स हो गए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जितने भी एटम्स होते हैं इनके मास की जब हम बात करेंगे तो हम उसे मोलर मास भी कह सकते हैं और उसे हम कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी। अब दूसरी बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है इसके अंदर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2, H2, जितने भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं उन सब के मास की जब हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इनके मास जो होते हैं दोनों के मासेस को हम कॉमनली कंबाइंड कहते हैं हमेशा मोलर मास। अब हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम एटॉमिक मास की। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। क्योंकि हमारा मोलर मास है तो हम इसको मोल्स की टर्म्स में बोल रहे हैं कि ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स होता है। तो ये हमारे कितने होते हैं? 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो हम इसके मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास नंबर, या हम जिसको बोल दें मास ऑफ 1 एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास को हमने ले लिया, सपोज करो कि ए यूनिट है, कि ए, अब इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, कि हमारा मोलर मास है एक एटम का, वो हो गया ए। तो हमें पता है कि 1/Na ग्राम जो होता है वो होता है 1 AMU के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? Na है, इसको हम Na लिख सकते हैं, Na इंटू AMU। ठीक है, अब AMU यूनिट को हमने अगर ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Na इंटू A इंटू 1/Na ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A
ग्राम। तो जो हमारा मोलर मास है वो हो गया हमारा ए ग्राम या फिर AMU। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि हमें दे रखा है हीलियम, हीलियम एटम दे रखा है। ठीक है, अब इसके हम बात करें मोलर मास की, तो इसका मोलर मास कितना होता है? कितना होता है भाई? 4 AMU। इसका मोलर मास हो गया 4 AMU। तो इसको अगर हम ग्राम में पूछ ले कि इसको ग्राम में बताओ, सॉरी नॉट मोलर मास, अगर हम इसका बात करें एटॉमिक मास की, कि इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU, मतलब 4 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको ये पूछ ले कि इसको ग्राम में बताओ कि एटॉमिक मास ग्राम में कितना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/Na। तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम्स के अंदर, क्योंकि हमने AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/Na से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर ये पूछे कि हमारा इसका मोलर मास कितना है, तो मोलर मास कितना आ जाएगा? 4 ग्राम्स। अब ये 4 ग्राम्स कैसे है? क्योंकि ये मोलर मास पूछ रहा है, यहाँ ये एटॉमिक मास बोल रहा था। एटॉमिक मास मतलब कि मास ऑफ 1 एटम था, तो 1 एटम का मास था 4 AMU। इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो Na से डिवाइड कर दिया। लेकिन जब ये मोलर मास बात कर रहा है, तो मोलर मास मतलब कि ये एक मोल के बारे में बात कर रहा है। तो अगर एक मोल ऑफ एटम्स के बारे में बात करें तो इसका मास आ जाएगा 4 ग्राम्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब जैसे हमने देखा था कि ग्राम एटॉमिक मास देखा था, उसी तरह सेम हमारा होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब आप सब बता ही देंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कि जैसे ग्राम एटॉमिक मास हो गया था हमारा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स का, अब वैसे ही ये हो गया मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब वैसे हम इसका सेम उसी एटम्स के एटॉमिक मास की तरह देख लेते हैं इसका, कि 1 मोल में कितने आते हैं। तो इसका मोलर मास देखा हमने कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अगर इसका मास हमने ले लिया कि x AMU है, लेट्स सपोज कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है x AMU, तो ये हमारा हो गया इसका मोलर मास। अब ये लिख देते हैं हम Na इंटू x AMU। हमने पहले भी देखा था कि 1/Na ग्राम होता है हमारे 1 AMU के इक्वल। तो जब अब इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Na इंटू x इंटू 1/Na ग्राम। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा? x ग्राम। तो कभी भी इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज मत होना कि जब भी ये मोलर मास पूछ रहा है, तो जो इसका एटॉमिक मास था AMU की यूनिट्स में, उसमें सिर्फ हम यूनिट चेंज होती है, लेकिन मास सेम ही होता है, वही हमारा मोलर मास होता है। लेकिन अगर ये जैसे, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, इसने पूछ लिया है कि हमें मोलर मास बताओ किसका? H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे हमने सिंपली ले लिया एक बार H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास पूछा है इसने, तो मोलर मास हमारा कितना होगा? और मोलर मास से पहले हम इसका एक बार देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है।
इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ये हो गया 2 AMU। अब एटॉमिक मास को अगर ये पूछ ले कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके बताओ, तो हम सिंपली इस फॉर्मूला से इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 2 × 1/Na ग्राम्स, ठीक है, 2 × 1/Na ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एटॉमिक मास जो कि ग्राम्स यूनिट में दिखा गया है। लेकिन इसने पूछा अगर हमारे हमसे मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है इसका 4 ग्राम, जो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो सिंपली कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इसने एटॉमिक मास दे रखा है 2 AMU और पूछ लिया कि मोलर मास क्या है, तो मास हमेशा सेम ही रहेगा। ओह सॉरी, 2 ही रहेगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा, ये 2 ही रहेगा, लेकिन बस यूनिट चेंज होती है कि ये AMU में होता है, ये ग्राम में होता है। लेकिन अगर एटॉमिक मास कोई ग्राम में पूछा तो उसे Na से डिवाइड करके बताएंगे हम, ठीक है। अब हमने मोलर मास के बारे में पढ़ लिया है, तो वो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने किसी भी चीज़ के, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर किसी भी चीज़ का हमें वेट दिया गया है तो क्या होगा, वेट ऑफ स्पीसीज इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। अब अगर ये होगा हमारे एटम्स की बात, तो इसमें क्या होगा, वेट ऑफ एटम्स आ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या आएगा, वेट ऑफ एटम्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। मोलर मास को हम लिख देते हैं एक बार ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एटम्स की। और अगर यही हमें पूछ ले कि ये एटम्स की जगह पूछ ले मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो कैसे निकालेंगे कि जो गिवन वेट होगा, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मतलब हमें H2 का मास दिया हुआ है कि इसका हमने जैसे कि 40 ग्राम H2 दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो वैसे ही कि वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पहले देख लिया था, अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज और आ गए, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारा क्या आया था कि नंबर ऑफ मोल्स जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हों, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोई भी स्पीसीज के दिए हो, तब आया था। एक बार लिख देती हूँ, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे, वो जब दिए हुए थे हमें नंबर ऑफ स्पीशीज लिख देते हैं उसको, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, उसको हमने Na से लिख दिया। तो ये अब हमारे पास आ गए 3 फॉर्मूलाज नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, ठीक है। अब इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हमने कह दिया, फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया 40 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल लिए, तो इसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की क्या देखेंगे हम, सबसे पहले इसने दिया है कि H2 मॉलिक्यूल है, तो हम H2 मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो गिवन वेट जो कितना है हमारा 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2 का मास कितना होता है भाई, 2 हो गया, ठीक है, डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 20 मोल्स, ठीक है ना, कि 40 ग्राम मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे H2 के, तो उसके मोल्स निकाले तो तुम्हारे 20 मोल्स आ गए। तो ऐसे निकाल लेंगे ना सिंपली कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं,
तो ठीक है, हमने ये तीनों फॉर्मूलाज देख लिए थे, एग्जांपल देख लिए थे, इससे हम निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स होते हैं, कैसे निकालेंगे मोल्स एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो यहीं पे हमारा बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट एक पूरा चैप्टर है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ब्रीफ रिव्यू दिया था आपको, ताकि आगे आपके प्रॉब्लम ना आए सॉल्यूशन टर्म जब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। तो उसके अंदर मोल्स का तो हर जगह यूज आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हमें कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने एक बार एक ब्रीफ रिव्यू ले लिया था हमने मोल कॉन्सेप्ट का। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंसंट्रेशन टर्म।